दोस्तों नमस्कार। आज स्टॉक्स विद रोहित में संडे लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो रोहित। हेलो सर। क्या रहा 18, 19, 20 तारीख को तो इलेक्शन थे महाराष्ट्र में। जी हाँ। और 21 और 22 इस सप्ताह में 4 दिन मार्केट खुला रहा। 18, 19, 21 और 22 नवंबर। 18 से 22 के बीच में मार्केट में एक बार फिर बहुत उतार चढ़ाव रहे और लगातार मार्केट नीचे की ओर जाते हुए दिख रहा है। सबसे पहले आज के लाइव शो में बात करेंगे कि इस बीते सप्ताह में क्या क्या हुआ, निफ्टी में कहां से वो प्रारंभ हुई निफ्टी और कहां खत्म हुई, आने वाले समय में उसका अगले सप्ताह में क्या असर पड़ सकता है। और कल ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित हुआ है। एक बहुत अच्छे मार्जिन से एनडीए चुनाव जीती है महाराष्ट्र में, जिसका बहुत बड़ा असर स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। इन सब के बारे में आइए बात करते हैं रोहित तातेड़ से। बहुत बहुत स्वागत है रोहित। धन्यवाद सर। आप बीते सप्ताह 18 से 22 नवंबर के बीच में जी हाँ, क्या क्या हुआ, कहां से शुरुआत हुई, कहां निफ्टी जाकर रुका, थोड़ा सा एक एनालिसिस आपके बाल। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं सबसे पहले आप सभी को 200 ईएमए बता देता हूं। 200 ईएमए था 23,480 का। 23,480 का जो 200 ईएमए है वो निफ्टी ने 2 दिन ब्रेक किया। मतलब मंडे को मार्केट 23,606 पे स्टार्ट हुआ था, हाई लगाया और 23,350 का लो दिखा हमें और मार्जिनली 200 ईएमए से मार्केट नीचे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ही सारे बियर्स आ गए कि अब तो मार्केट 22,000 जाने वाला है, 21,000 जाने वाला है, 20,000 जाने वाला है, फिर वहां से जरूर बाउंस बैक कर सकता है और ऑल टाइम हाई को छू सकता है। दूसरा दिन मार्केट ने रिकवरी देने का बहुत ट्राई किया और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आना तय था, इसीलिए मार्केट ने वापस से हमें बाउंस बैक दिया ट्यूसडे को और 23,780 का हाई लगाया। मतलब बहुत ही सुपर्ब रैली ट्यूसडे को ही हमको दिख चुकी थी, लेकिन वापस एट द एंड ऑफ द डे मतलब 2:30-3 बजे के आसपास जो वॉर की न्यूज आई, देखिए अब मार्केट बहुत सेंसिटिव बन चुका है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज, कोई भी नेगेटिव न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट को बहुत तेज मूव दे सकती है, बड़ा मूव दे सकती है, और एक नेगेटिव मूव भी बहुत बड़ा मूव निफ्टी को दे सकती है। तो हम देख रहे हैं कि वॉर ऑलरेडी चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच में भी चल रहा है और यूक्रेन रशिया के बीच में भी चल रहा है। तो ऐसे काफी सारी न्यूज ऑलरेडी पहले भी आ चुकी है जिससे मार्केट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट हुआ था। तो लेकिन फिर भी अभी मार्केट बहुत सेंसिटिव हो चुका है। तो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर की जो न्यूज आई उसकी वजह से वापस हमने देखा कि आधे घंटे में निफ्टी लगभग 300 पॉइंट डाउन था और फिर हमें क्लोजिंग दी 23,518 के पास। मतलब एक 200 ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग दी, लेकिन 200 ईएमए बहुत पास था तो इसीलिए बाकी लोगों को बहुत डर लगा हुआ था कि इसको तोड़ देगा तो निफ्टी तो 21,900, 21,500 या 21,000 तक आ सकता है। उसके बाद फ्राइडे को निफ्टी ने थर्सडे को निफ्टी ने वापस से गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जो अडानी की न्यूज हमें सामने आई उसकी वजह से मार्केट रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन लास्ट आधे घंटे में ये देखने को मिला कि मार्केट रिकवर करने का ट्राई कर रहा है और डेज हाई पे बंद हुआ उस दिन और प्रॉपर हमें जो क्लोजिंग मिली उस दिन वो भले ही नीचे था निफ्टी 170 पॉइंट, लेकिन एक डे हाई पे क्लोजिंग मिलना एक बहुत पॉजिटिव संकेत था कि बस मार्केट चाह रहा है कि उसको एक बस पॉजिटिव न्यूज मिल जाए तो वो तुरंत वापस से बाउंस बैक करना चाहेगा। लेकिन फिर से हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे थे। इधर सारे बुल बियर्स जो हैं वो जागृत हो गए और मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों ने तो अपना पोर्टफोलियो भी खाली कर दिया होगा कि अब तो निफ्टी और 1,500-2 हजार पॉइंट गिरेगा, तो जब 1,500-2 हजार पॉइंट गिरेगा तब हम एंटर करेंगे। तो ऐसे समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए आगे कोई इवेंट ट्रिगर होने वाला है
जैसे कि इस केस में महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स पास थे, तो भले ही टेक्निकली सपोर्ट तोड़ चुका है निफ्टी, लेकिन हमें उस इवेंट का वेट जरूर करना है कि अगर पॉजिटिव एक मोमेंटम मिलता है, न्यूज मिलती है, मार्केट बहुत सेंसिटिव है और मार्केट उस न्यूज को ग्रैस्प करेगा, जैसे कि ग्रैस्प किया ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे को हमने देखा कि 500 पॉइंट निफ्टी अप था। भले ही मिड कैप और स्मॉल कैप में हमको उतना मूव नहीं दिखा और स्टॉक्स में उतना मूवमेंट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पहले भी हो चुका है कि एग्जिट पोल्स के अपोजिट रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के, इसलिए मार्केट ने निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो सब बढ़े और मिड कैप स्मॉल कैप में उतना मोमेंटम हमको फ्राइडे को देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जो महाराष्ट्र इलेक्शन बीजेपी जीत चुकी है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली नेक्स्ट वीक मंडे ही इटसेल्फ इट्स गोइंग टू बी अ बिग गैप अप स्टार्ट फॉर द मार्केट और एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये आपने पूरा लास्ट वीक का एनालिसिस किया। कुछ कुछ प्रश्न जो आपके अभी के एनालिसिस में मैंने निकाले जी। सॉरी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बीच में एक दिन 200 EMA को तोड़ करके ऊपर गया, राइट, और वापस से मार्जिनल पे क्लोज हुआ। करेक्ट। इसके बारे में सबसे पहले आप डिटेल में बताइए कि इसका क्या मतलब है। ट्यूसडे को हमको मोमेंटम अच्छा मिला और मार्केट ने ट्राई किया वापस से रिकवरी लाने के लिए, और मुझे लगता है कि उस दिन अगर वो न्यूज़ नहीं आती वॉर की, स्पेशली मतलब जो यूक्रेन और रशिया की जो न्यूज़ आई, तो मार्केट उसी दिन डे हाई पे बंद होता और फिर डे हाई पे बंद होने के बाद वहीं से हमको रिकवरी दिखती, क्योंकि मार्केट चाह रहा था कि मुझे कैसे भी करके रिकवरी मिले, और जो शॉर्ट्स करके बैठे हुए थे ऑलरेडी लोग, उनको शॉर्ट कवरिंग उस दिन उन्होंने करी और इसलिए हमें उस दिन बड़ा मूव भी दिखा। लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ आई और उसने पूरा जितना भी मोमेंटम था उस दिन का पूरा खत्म किया, और उस दिन एक डोजी बनी। टेक्निकली में अगर मैं बोलूँ तो डोजी बनी, मतलब जहां मार्केट स्टार्ट हुआ वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं, और नेक्स्ट डे मतलब जब छुट्टी के बाद वाला दिन था उस दिन अडानी की न्यूज़ आ गई, तो उस दिन भी वापस से मार्केट नीचे चला गया, और ये सब न्यूज़ की वजह से 200 EMA को मार्केट ने तोड़ दिया। अगर ये सब न्यूज़ नहीं आई रहती तो मैं कहता कि 200 EMA को तोड़ने के बाद मार्केट विल गो मोर डाउन, मतलब 22,000 तक के मार्केट जरूर जाएगा। लेकिन दीज आर ऑल न्यूज़ ट्रिगर्ड इवेंट। अगर न्यूज़ ट्रिगर्ड इवेंट रहते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि बीजेपी आने वाली थी और मार्केट ने ये ग्रैस्प कर लिया था, इसलिए फ्राइडे को हमें एक जबरदस्त मोमेंटम दिखा। अभी आपने एक बात कही कि अगर ये न्यूज की वजह से नहीं होता तो मार्केट नीचे जाता। बिल्कुल। अब ये वीक में दो न्यूज निगेटिव आई, एक अडानी की और दूसरी आपकी रशिया की वार की। राइट। तो उससे तो और नीचे जाना चाहिए था। मार्केट बहुत ट्राई कर रहा था रिकवर करने के लिए, और मार्केट के पास मतलब बहुत सारे रीजंस भी थे, क्योंकि बहुत गिर चुका ऑलरेडी, निफ्टी 3000 पॉइंट डाउन है। मार्केट ट्राई कर रहा था कि 200 EMA से सपोर्ट लेके वापस से वो रिवर्सल दे, लेकिन दो नेगेटिव न्यूज आई और उससे 200 EMA के नीचे क्लोजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों नेगेटिव न्यूज नहीं आती, बिल्कुल, तो मार्केट हमारा स्ट्रांग था, मार्केट पहले ही रिकवर कर जाता, मार्केट रिकवर कर जाता, जो डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता आपके हिसाब से। बिल्कुल डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता। इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड अगर मार्केट में खत्म हो रहा है, तो क्या बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, या जो बुल्स हैं वो सफल होने वाले हैं? इसका मतलब ये है क्या? एग्जैक्टली देखिए, हम निफ्टी को प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि लोग निफ्टी को प्रिडिक्ट करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी कहाँ जाएगा आपको किसी को भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, ना कोई एनालिस्ट को मालूम है। आपको अगर निफ्टी को प्रिडिक्ट करना है तो आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते हो, और अगर आप मार्केट को टाइम करते हो तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में। आप जैसा मार्केट चल रहा है, बस आप अपने टेक्निकल्स पे ध्यान रखिए, फंडामेंटल्स पे ध्यान रखिए, रूल्स पे ध्यान रखिए, और रूल्स के हिसाब से आपको कोई स्टॉक मिल रहा है आप जरूर लीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा मार्केट वीक है, बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स फैले हुए हैं, डेफिनेटली आप लीजिए, बट कम क्वांटिटी में लीजिए। तो आप अपने रूल्स पे काम करते जाइए। अगर हम निफ्टी को प्रिडिक्ट करने जाएंगे और मार्केट को टाइम करने जाएंगे
तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम कंसिस्टेंट होंगे ही नहीं। और जो लोग निफ्टी को प्रिडिक्ट करते हैं, पहली बात तो मैं बता दूं कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तो 50% तो उनके हक में हो जाता है मामला कि भाई ठीक है चलो 50% तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब दूसरी बात, इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ है तो और थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट चलो नीचे जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे टाइम करते बैठोगे मार्केट को, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। मैं कह रहा हूं जैसा मार्केट चल रहा है आप अपने रूल्स पे ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस लगाइए, कंपनी ढूंढिए, टेक्निकल्स देखिए और काम करने जाइए। चलिए, ये आपने अच्छी बात कही कि अगर आप मार्केट कहां जाएगा, निफ्टी कहां जाकर के रुकेगा, अभी हम क्या करें, ये चीजें क्या शॉर्ट सेलर्स के लिए है? जी देखिए, आप और हम या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक कॉमन इन्वेस्टर है, राइट, मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं और अपनी बचत को उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये बियर्स और बुल्स जो है ये उनका काम है, निफ्टी कहां जाएगा उसको कहां पकड़ना, कहां से लेना, 200 EMA क्या है, 20 EMA क्या है, कौन सी चीजें कहां पर आकर के शॉर्ट सेलिंग करना है, कहां पर आकर के अगर बुलिश मार्केट होता है तो वहां खरीदी करना है, ये सब चीजें उन प्लेयर्स के लिए है? राइट। और आपके और हमारे लिए क्या ये सब चीजें नहीं है? बिल्कुल हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है, हमको सिर्फ हमारे रूल्स पे ध्यान रखना है। रूल्स इंटैक्ट है, काम आराम से होगा, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी वापस से वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी, जितना लॉस आपको हुआ है सब रिकवर होगा। बस उस पे ध्यान रखना है कि आपको अपने रूल्स को डिसिप्लिन से इंटैक्ट रखना है। तो अब मैं दो बातें करूंगा जी। सबसे पहले तो ये करूंगा कि कल ही एक पॉजिटिव ट्रिगर न्यूज आई है श्योर कि देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया है, राइट, और क्लीन स्वीप किया है महाराष्ट्र को राइट, एनडीए ने। करेक्ट। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां इस देश की हर बड़ी कंपनी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्शन है, Right. इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। महाराष्ट्र में भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पिछले 10 सालों में स्टार्ट किए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए सबसे पहले आप ये बताइए कि इस जो कल की ट्रिगर न्यूज है उसका क्या इफेक्ट होगा, नंबर 1, एंड नंबर 2, व्हाट इन्वेस्टर हैज टू डू इन द कमिंग वीक इफ यदि ये न्यूज पॉजिटिव ट्रिगर का काम करती है और सोमवार को यानी कि कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तब क्या करना चाहिए, नंबर 1। जी, दूसरा क्वेश्चन मैं आपका इसके बाद करूंगा। जी, मोस्टली तो कल हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है और स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिसके पास पीएसयू स्टॉक्स पड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि वापस से उनमें रैली देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है जितने भी डिफेंस स्टॉक्स जो गिर चुके थे 50-50%, जो पीएसयू स्टॉक्स जो 50-50% गिर चुके थे, वो मुझे लगता है कि अब एक बड़ी रैली देंगे हमें कल, और एक मोमेंटम हम सब स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है मेनली वो सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक है और स्पेसिफिकली ये स्टॉक्स कल फोकस में रहेंगे। फोकस में तो रहेंगे, लेकिन जिनके पास है अगर उसके ऊपर वो 10-20% जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? वो उनको प्रॉपर्ली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज मोस्टली दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। आपको अगर आप इतने टाइम तक के होल्ड करके रखिए इसको और इतने फॉल के बावजूद भी आपने इसको होल्ड करके रखा है, तो आप कल और परसों भी होल्ड करके आराम से रखिए इसको, बिकॉज यहाँ से हमें एक रिवर्सल जरूर। यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी हो सकती है। मान लीजिए किसी के पास किसी पीएससी कंपनी के 200 शेयर्स हैं और उसके 2 लाख रुपए के वही शेयर हैं, लेकिन वो चाहता है कि उसको 20-30% प्रॉफिट बुक कर ले, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? जी नहीं, बुक नहीं करना चाहिए प्रॉफिट। जो मोमेंटम ट्रिगर होता है तो उसके बाद हमें पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। मोमेंटम ट्रिगर का मतलब ये है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल इसका मतलब ये है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका पीएससी के लिए। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स? इसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना है
कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स अभी भी नहीं करना है, बिकॉज अभी भी हम सेफ जोन में एंटर नहीं हुए हैं। सेफ जोन मेरे लिए है 25,000 के ऊपर, और जैसे ही हम 25,000 के ऊपर जाएंगे वहां से एक सेफ। ये बात पिछले 3 या 4 सप्ताह से रोहित लगभग हर सप्ताह आपसे बात करते हैं कि 25,000 अगर निफ्टी जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमें कुछ खरीदना है क्या, यही कहना है आपका? राइट। और अभी हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करना है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं इस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर? देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक्चुअली सब लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, काफी बड़े अमाउंट से इन्वेस्टेड है, तो मैं कहूंगा उसको होल्ड कीजिए आप। और जो भी आपके स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और गिरे हुए हैं अभी इस बाजार में, उसको आप प्रॉपरली होल्ड कीजिए और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया कि टिगर मार्केट में अगर पॉजिटिव टिगर कोई आता है, जो कि आ चुका है, उसका नेक्स्ट वीक में क्या होगा। हमें कोई अच्छे स्टॉक्स अगर लिए हुए हैं तो उसको बेचना नहीं है, बिल्कुल। नंबर 1, और इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट अभी बल्क अमाउंट में नहीं करना है। ठीक है, बल्क अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन जी, ये तो आपने पीएससीज की और बड़ी कंपनियों की बात की, कोई छोटी छोटी कंपनी मान लीजिए किसी में अगर अच्छा गेन मिल जाता है, वहां क्या करना है? बिल्कुल, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं फिर भी ऐसे बियर मार्केट ने उस स्टॉक को अच्छा तोड़ा है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक लिया जा सकता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए भी आपको लास्ट वीक, जो मुझे लग रहे थे कि बहुत टूट चुके हैं। फॉर एग्जांपल CDSL, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, LTIM, ऐसे बहुत सारे शेयर्स जो हमने डिस्कस किए लास्ट वीक। एक लो पे हमने उनको खरीदा, हमने देखा कि उनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हम अभी इसी शो में आगे हम बात करेंगे, इस शो के लास्ट में, कि ऐसे जो स्टॉक्स 30 से 40 स्टॉक्स जो रोहित ने पिछले 3 महीने में आपको बताए हैं और अभी बहुत अंडर वैल्यूड है इस मार्केट में, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं और किस रेट पर हमें खरीदना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूंगा। जो आपने रूल्स की बात कही जी, जिन रूल्स को हमें दिमाग में रखना चाहिए, सिंपली अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमें लेफ्ट से चलना है। करेक्ट। अगर हम रोड में राइट टर्न ले रहे हैं तो हमें राइट इंडिकेटर चालू करना है। करेक्ट। इस तरीके से आप कुछ ऐसा बताइए कि आपके जो रूल्स हैं, इस तरीके से आप एक बार उसको एक रिवीजन कर दीजिए आज। यानी होल्डिंग से लेकर के और छोटे छोटे आपके फंडामेंटल्स के रूल्स जो हैं वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि कुछ दर्शक जो हैं हो सकता है आज पहली बार आपका शो अटेंड कर रहे हों। रूल्स में सबसे पहले तो अगर आप जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप ब्रेकआउट पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बाय ऑन डिप करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। पिछले 2 महीने में हमें बहुत सारे डिप दिखे मार्केट में और हमने बहुत सारे डिप में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाया। और वो लेवल्स भी मैंने आपको बताया कि निफ्टी अगर यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्वांटिटी लूंगा, यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्वांटिटी लूंगा। फिर जब निफ्टी 23,300 के पास गया तो मैंने आपको 5 स्टॉक बताया कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में लेने के लिए बेस्ट है। तो बाय ऑन डिप फॉर लॉन्ग टर्म, ब्रेकआउट पे लेंगे फॉर शॉर्ट टर्म, और स्विंग में आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स लगा के आपको जहां ब्रेकआउट दिख रहा है वहां पे आप 2 से 3 मूव पकड़ने का ट्राई करेंगे स्विंग ट्रेड्स में। ये तो हो गया आपका बाय और सेल फंडामेंटल्स के रूल्स जो है आपके, जो आप देखते हो वो बता दीजिए। फंडामेंटल स्टॉक्स देखने के रूल, सबसे पहले आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है, कंपनी के बारे में पूरा रीड करना है, कंपनी क्या इन्वेस्ट करने जा रही है, कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या क्या है, आरओसी आरओई क्या है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, प्रमोटर का क्या स्टेक है, क्या कंपनी का कैश फ्लो प्रॉपर है, क्या कंपनी का जो डेटर डेज है, वर्किंग कैपिटल डेज है वो प्रॉपर है। ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होने के बावजूद ये स्मॉल पॉइंट में अगर दिक्कतें हैं। एक कंपनी के एग्जांपल देता हूं, ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अमेजिंग है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो डेटर डेज है और कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। उसकी वजह से वो कंपनी 350 रुपए से 180 रुपए आके खड़ी हो गई है, आधी हो गई है। तो ये चीज मतलब फंडामेंटल्स देख के कोई नहीं समझेगा कि मतलब
इतना कैसे गिर सकती है कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, आरओसी आरओई कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और ये मैं ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पे डेटर डेज की वजह से, वर्किंग कैपिटल डेज की वजह से कंपनी गिरते ही जा रही है। अगर कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल खराब है तो कंपनी का पूरा बिजनेस हैम्पर हो सकता है। और ये बहुत स्मॉल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ये लिए। देखिए, अभी रोहित ने जो बात कही कि डेटर्स मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स मैनेजमेंट अगर खराब है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप जहां भी, जिस भी शहर में रहते होंगे, जिस भी गली मोहल्ले में रहते होंगे, वहां अगर अपने आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो कुछ व्यापारी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका व्यापार पिछले कई सालों से अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक बैठ गया। जब आप पता करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका पैसा डूब गया, जो इन्होंने माल बेचा था, और कुछ जो जिन लोगों को इन्होंने माल बेचा था वहां से पैसा आया ही नहीं, और जिन लोगों से इन्होंने माल खरीदा था वहां इन्होंने एडवांस पैसा दिया था और इनको माल की सप्लाई ही नहीं हुई। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इन कंपनियों में भी होते हैं। जब आप एक किसी छोटे व्यापारी, आपके शहर के आसपास के व्यापारी जिनको आप जानते हैं, जब वो चीज वहां हो सकती है जिनका टर्नओवर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का है, लेकिन जो कंपनी 500, 1000, 2000, 10,000 करोड़ का व्यापार कर रही है, वहां पर ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, आप शेयर होल्डर हैं और आप उस कंपनी का मालिकाना हक लेना चाहते हैं या रखते हैं। क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले हैं, तो आपको उस कंपनी के बारे में ये छोटी छोटी बातें जरूर सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि जो पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने आपको स्टॉक्स की बात की है, जिनके फंडामेंटल्स के ऊपर बात की है, जिनके ट्रेंड्स के ऊपर बात की है कि वो स्टॉक का मूवमेंट कहां से कहां गया है, जिनके टेक्निकल्स की हमने बात की है, जिनके ब्रेकआउट्स की हमने बात की है, जिनके सपोर्ट लेवल की हमने बात की है, जिनके स्टॉप लॉस के बारे में आपसे बात की है, जिनके आगामी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की है, जिनके आईपीओस की बात की है, ये सब बातें एक एक कंपनी का हम एनालिसिस रखते हैं। पिछले एक सप्ताह में इन सभी स्टॉक्स के बारे में एक एक कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस करके उसकी रोहित ने जिस्ट बनाई है, और अंत में हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप पिछले 3 महीने से इस तरीके से चलते, जैसा सजेशन, जिस तरीके की सलाह आपको पिछले 3-3.5 महीने में दी गई थी, तो आपके पोर्टफोलियो में उस तरीके से अगर आप आगे चलते तो कहां होते, उसके बारे में भी हम सबसे अंत में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्कॉर्ड बायो की। कॉन्कॉर्ड बायो लगभग हम 1500 पे से लिया था और इसने हमें 2700 का हाई दिखाया, मतलब 80% रिटर्न हमें दे चुका है केवल और केवल 3 से 4 महीने के अंदर। टारगेट्स अचीव हो चुके हैं इसके। अभी चल रहा है 2000 रुपए के आसपास। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली और मुझे लगता है इट कैन बी अ गुड बाय एट करंट प्राइस। एंड व्हाट अबाउट 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस? 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के ऊपर हमने फुल वीडियो बनाया हुआ है। 770 के आसपास इसे हमने लिया था, लेकिन अभी 631 चल रहा है बिकॉज ऑफ सम बैड कमेंट्री इन द अर्निंग रिलीज बाय द कंपनी। तो मैंने इसे वीडियो में भी कहा था कि अगर 600 आता है तो मैं इसे एवरेज जरूर करूंगा। क्या ये अंडर वैल्यू है अभी? नहीं जी हाँ, अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। अच्छा, अब हम बात करेंगे सीएमएस इन्फो की। सीएमएस इन्फो, ये स्टॉक का जो हमने बताया था वो 410 रुपए के आसपास बताया था, जो कि हमें 612 का हाई दिखा चुका है, मतलब 50% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका था और 588 पे इसे हमने एग्जिट भी करवाया था। लेकिन अगर अभी कोई खरीदना चाहे? जी, अभी इसमें हाथ नहीं डालना है। रिजल्ट्स बहुत मीडियोकर आए हैं और अब हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। ये वाला जो कॉल था वो क्लोज हो चुका है। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉन्कॉर्ड कंट्रोल्स? कॉन्कॉर्ड कंट्रोल्स लगभग 950 के आसपास हमने इसे लिया था और हमें हाई दिखाया 2100 रुपए का और अभी चल रहा है 1700 रुपए। ये कॉल भी क्लोज हो चुका है। लगभग हमें इसमें 120% का रिटर्न दे। मैं इसमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि 950 से 2100 रुपए, राइट, 120%, ये कितने दिन में गया था? ये लगभग 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने में? जी हाँ, मेरे को बता देते थे तो। आरके फोर्ज लगभग हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में 810 के आसपास दिया था और वीडियो के थ्रू 900 के आसपास बताया था। इतना मार्केट में भूचाल आने के बावजूद भी अभी 970 के आसपास चल रहा है। 1050 का हाई हमें इसे
देख चुके हैं और इसमें भी लगभग 15 से 16% रिटर्न दे चुके हैं। देखो इसमें रोहित, मुझे ये पता है कि आरके फोर्ज आपका एक फेवरेट स्टॉक है, राइट। और इसमें बहुत ज्यादा पैसा तो गेन नहीं हुआ है जी। लेकिन अभी आपकी नजर में ये स्टॉक कहाँ खड़ा है? अभी ये बहुत अच्छे प्राइस पे खड़ा हुआ है। मैं इसमें नई बाइंग अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज नई बाइंग के लिए थोड़ा हाई पे है। अगर 900 के आसपास रहता तो मैं जरूर आपको बोलता कि इसे आप ले लीजिए, लेकिन आपने पहले से अगर लेके रखा है तो होल्ड कीजिए। अभी एक मेरा प्रश्न ये है कि हम ये मान के चलें कि अगले 2 सप्ताह में बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, मान लीजिए जी। तो आप, ऐसी स्थिति अगर आती है तो ये जो स्टॉक्स अभी आप एनालिसिस कर रहे हैं इसमें से कौन से स्टॉक्स परचेज करना चाहिए, ये जरूर बताइए। ये पूरे स्टॉक की लिस्ट के बाद में इसमें से आपको जो लॉन्ग टर्म्स के लिए मैंने स्टॉक चुने हुए हैं उसमें से इसमें से कुछ चुने हैं आपने? बिल्कुल, जो कि अगर डिप आता है मार्केट, अभी लग तो नहीं रहा है कि नेक्स्ट वीक डिप आएगा, लेकिन फिर भी डिप आएगा, तो अगर डिप आया तो हम बताएंगे आपको। तो ये जो 30-40 स्टॉक्स की अभी हम बात करेंगे और इसके ये एनालिसिस पूरा कंप्लीट होने के बाद आज ही आपको ये बता देंगे कि ये 5 या 7 स्टॉक्स हैं जिनको आप नोट करके रख लीजिए और इनके डिप पर आप इनको बाय कीजिए। उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे, रोहित आपको गाइड करेंगे। मयूर यूनिकोटस जो कि रोहित की टॉप 10 लॉन्ग टर्म की लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए इसके, और लेकिन हमारे बाइंग प्राइस से अभी नीचे चल रहा है, मार्जिनली नीचे चल रहा है, 3 से 4% लगभग। इसे आप टाइटली होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कि रिजल्ट आने के बाद कंसोलिडेशन पीरियड खत्म होगा, लेकिन अभी वापस से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, और जब 700 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसमें डिप मिल सकता है? इसमें डिप मिलता है तो जरूर बाय कीजिए। सर्वोटेक, ये भी आपका एक अच्छा फेवरेट जी हाँ, स्टॉक है। सर्वोटेक 125 से 202 का हाई हमें दिखाया, लगभग 62% का रिटर्न इसने हमें दिया, और अभी चल रहा है 175 रुपए। अभी इस पे क्या करना चाहिए? इसको होल्ड कीजिए टाइटली। बीएससी अमेजिंग स्टॉक 2600 से 5000 का हमें दिखाया लेवल, 92% रिटर्न इसने हमें दिया, और मुझे लगता है अगर हाई के ऊपर ये क्लोजिंग अगर देता है किसी भी दिन तो 6000 के टारगेट्स मेरे लिए इंटैक्ट है। तो वहां पर क्या करना चाहिए? 6000 पे जरूर कुछ क्वांटिटी बेचना चाहिए, बाकी क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए। सीडीएसएल 1150 पे बताया गया था, और 1674 का हाई इसने दिखाया, मतलब 46% का रिटर्न केवल और केवल 2 महीने में। अभी भी इसे हमें होल्ड करना चाहिए, अभी भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, अभी 1540 के आसपास चल रहा है, और बिल्कुल भी इतने गिरते मार्केट में गिरा नहीं है। एक दिन जरूर, 2-3 दिन जरूर गिरा था, 1420-1430 के आसपास आया था। तुरंत हमने एक रील बना के हमने कहा था कि सीडीएसएल आप ले सकते हो, वहां से 110 रुपए का एक बढ़िया मोमेंटम 2 से 3 दिन में हमें देखने। सेन स्टार के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आए थे और आपने रील बना करके बताया था कि यहां से बाहर हो जाइए, लेकिन जो लोग बाहर नहीं हो पाए जी, उनके लिए क्या? देखिए, सैन स्टार 112 से 160 का मोमेंटम हमको देखने को मिला, 43% इसने हमें रिटर्न दिया। हमने 148 पे 50% हटाए, 50% क्वांटिटी हमारी फंसी रही। इस क्वांटिटी को रिजल्ट देखने के बाद मैंने इसको 108 पे एग्जिट किया, और अब मैं इसको क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि आप ये कहेंगे कि अगर रिजल्ट खराब आए थे तो ये स्टॉक तो 100 के नीचे चले जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्टॉक 160 से 112 ऑलरेडी आ चुका था। अच्छा, ये ऑलरेडी गिर चुका था स्टॉक, लेकिन मार्जिन श्रिंक होते हुए जब मुझे दिखे इसके रिजल्ट्स में, तो मुझे लगा कि बाकी क्वांटिटी होल्ड करके मतलब नहीं है। इस पैसे को अगर मैं कहीं और लगाऊंगा तो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल, और अगर मैं सोचूंगा कि मुझे लॉस बुक करना पड़ रहा है और कैसे मैं इतना लॉस झेलूंगा, तो फिर मैं इस मार्केट में काम नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दीज रिजल्ट थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। अगर ये हमारे हाथ में होते तो हम जादू मचा देते मार्केट में। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली देखना है कि सैन स्टार ने अगर रिजल्ट खराब दिया है, मार्जिन श्रिंक हुए, तो डेफिनेटली हम इसको। क्या हमें यहाँ रोहित तातेड़ का एक सिद्धांत इस्तेमाल करना चाहिए कि मोह मत रखो किसी स्टॉक? बिल्कुल मोह मत रखो। आपने इसको 3-4 महीने होल्ड करके रखा है, इसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि मैं लॉस कैसे बुक कर लूं, और एक समय पे मैंने इसमें प्रॉफिट देखा था,
तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको भी नहीं पता था कि कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है और मार्जिन जितने श्रिंक हो जाएंगे। हम लॉन्ग टर्म का स्टॉक भी मार्जिन श्रिंक होने पर हटा देते हैं, तो ये तो शॉर्ट टर्म का स्टॉक था। रोहित के जो छोटे छोटे टिप्स हैं, जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, जैसे किसी भी स्टॉक से, किसी भी कंपनी से मोह मत रखिए। दूसरा, वे ये कहते हैं कि मैं कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, और चूंकि ये कंपनी के मार्जिन्स श्रिंक हो रहे हैं, लॉस की तरफ ये कंपनी जा रही है, तो इससे बाहर निकलना ही बेहतर है। अनंतराज, ये नाम बहुत अच्छा लगता है रोहित को। अनंतराज 595 पर बताया गया था और 805 रुपए का हाई देखने को मिला, 35% रिटर्न। अभी चल रहा है 676 के आसपास। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आए थे। थोड़ा ओवर वैल्यूड जरूर है ये स्टॉक, बिकॉज इसकी इंडस्ट्री जो बिलोंग करता है ये, और नेटवेब भी जो है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन फिर भी मैंने ये दोनों स्टॉक्स दिए, सर्वोटेक भी दिया, बीएससी भी दिया। ये सब ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन सब चले हैं। क्यों चले हैं? बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जो आगे फ्यूचर में बहुत हाई पी डिमांड कर सकती है, और इसीलिए अनंतराज भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है स्टॉक। आप इसे टाइटली होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज दोनों को टाइटली होल्ड करके रखिए। एक मेरा प्रश्न है जी, आज ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन क्या कल एक लेवल पे आने के बाद ये अपना राइट लेवल प्राप्त कर सकते हैं कि ये हमेशा ही ओवर वैल्यूड रहेंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वोटेक के वीडियो में भी मैंने कहा था कि इसकी जैसे जैसे अर्निंग आते जाएगी वैसे वैसे इसका पी कम होते जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स ऐसी इंडस्ट्री से आ रही है जो अभी ग्रोथ स्टेज में है, और ग्रोथ ऐसी ताबड़तोड़ हो रही है इन इंडस्ट्रीज में कि इनकी अर्निंग्स हाई आएगी और पी कम होते जाएगा। तो हमने सर्वोटेक में भी देखा बम्पर रिजल्ट्स आए, अनंतराज में भी देखा बम्पर रिजल्ट्स आए, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में भी देखा बहुत बम्पर रिजल्ट्स आए, लेकिन मार्केट की कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि नेटवेब टेक्नोलॉजी भी लगभग 2550 पे बताया गया था और लगभग 2980 का हाई दिखाया हमें, मतलब 17% का एक मोमेंटम। अभी चल रहा है 2800 के आसपास। हाई पी है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है और मुझे ये बहुत दूर जाते हुए दिखता है। एक और प्रश्न पी रेशियो से रिलेटेड। राइट, आपने बताया कि अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज जैसे जो शेयर हैं, इसमें ये ग्रोथ कर रही है ये इंडस्ट्री। राइट, नंबर 1, और चूंकि ग्रोथ कर रही है और इनके कॉम्पिटिटर्स भी कम है अभी फिलहाल, और ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, इसीलिए इनकी अर्निंग्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में अर्निंग्स बढ़ेगी तो इनका पी रेशियो कम होगा। राइट, आज पी रेशियो ज्यादा है, लेकिन इनके हाई रेट पे भी हम ये स्टॉक खरीद रहे हैं, तो भी हमें ग्रोथ अच्छी स्टॉक में मिलेगी। बिल्कुल। तो क्या आने वाले 2 साल 3 साल में जब इनका पी रेशियो कम होगा, तो उस समय तक तो इसके स्टॉक्स के रेट काफी बढ़ चुके होंगे? राइट, तो जब स्टॉक के रेट्स काफी बढ़ चुके होंगे, उस समय पी रेशियो भले ही कम हो, तो क्या उस समय भी ये खरीदने की स्थिति में रहेगा, जबकि ऑलरेडी ये काफी ऊपर आ चुका होगा? डिपेंड करेगा कि कंपनी ने और कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, कितना ऑर्डर बुक है, क्या इंडस्ट्री की पोजीशन है उस समय पे, ये सारी चीजें देख के। इसीलिए फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे जब हम फंडामेंटल्स देखेंगे तब, क्योंकि नेटवेब आपने बताया था कि आपने 600-700 रुपए में खरीदे थे शायद। जी, 800 रुपए पे। 800 रुपए में नेटवेब खरीदे थे, और आज भी आप जो है 800 से दुगना हो गया है, तब भी आप नेटवेब खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही स्थिति आने वाले 2 साल 3 साल बाद होगी, और आप फंडामेंटल्स देखेंगे उस समय कि फंडामेंटल्स क्या है, आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी के पास क्या, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है, डेटर्स क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या बोल रही है, उसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कितनी है, और कंपनी के प्रोमोटर्स एफआईआई की होल्डिंग्स कितनी बड़ी है, डीआईआई की होल्डिंग्स कितनी बड़ी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम तो नहीं हुई है। क्या इन्हीं सभी बातों पर, फंडामेंटल्स पर विचार करके उस समय भी हम देखेंगे, आज भी देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो नाउ यथार्थ हॉस्पिटल 475 के आसपास इसे लिया गया था और 690 का हाई इसने हमें दिखाया, और प्रॉपरली हमने इसको 688 पर हमारे चैनल पे डाला कि हम इसे एग्जिट कर रहे हैं।
थोड़ा क्वांटिटी हमने 630 के आसपास एग्जिट किया था 30% और 690 पे हमने पूरा एग्जिट किया 46% रिटर्न इसने हमने दिया और अभी चल रहा है लगभग 610 620 के आसपास। इसमें मैं आप कहूंगा कि अब एंट्री नहीं बनती है। अगर मुझे कुछ और डिप दिखता है तो जरूर मैं आपको इंटीमेट। इसमें हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आने वाले 1-2 सालों में कंपनी के कितने नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, कितनी इनकी बेड की स्थिति एक्सपांड हो रही है। तो वो स्थिति मान लीजिए 1 साल 1.5 साल में जब वो सब इनके कैपिटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब क्या फिर आप एक बार इस पे नजर मारोगे? जरूर जरूर जरूर। आप बोलेंगे कि ये 690 से 610 आया कैसे? अगर सब कुछ इतना पॉजिटिव था, फंडामेंटल इतने स्ट्रांग थे, देखिए इतना स्टॉक बढ़ चुका है 46% ऐसे मार्केट में अगर बढ़ चुका है तो आपको अर्निंग्स के लिए वेट नहीं करना है। अर्निंग्स में अगर कोई एक चीज भी नेगेटिव आती है तो ये स्टॉक ग्रास्प कर लेगा और ग्रास्प करने की वजह से ये बहुत हेवीली फॉल होगा और वैसा ही हुआ। अर्निंग में एक आध चीज कोई नेगेटिव आई और उसकी वजह से उसी दिन लगभग 10 से 11%। यहां आप व्यापार की बात कर रहे हैं कि हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, 30% 40% बढ़ गया है, पैसा कमा के बाहर हो जाइए। और यहां फिर रोहित कहता है कि किसी से मोह मत रखो, बिल्कुल नहीं तो मरोगे। राइट है ना? और ये हमारे व्यक्तिगत लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। क्रोनॉक्स 156 के आसपास दिया गया था, 202 का हाई, मतलब 30% रिटर्न केवल और केवल 20 दिन के अंदर दे दिया था स्टॉक ने। अभी चल रहा है लगभग 166 मतलब हमारी कॉस्ट से 10 रुपए ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे लेकिन मार्केट ने स्मॉल कैप्स को ऐसा धोया है इन 2 महीने में, तो क्रोनॉक्स कोई इसमें अजूबा नहीं था। इसको भी वापस से मार्केट ने लगभग 20% गिराया, लेकिन आप ये समझिए कि हमारी कॉस्ट से अभी भी 10 रुपए ऊपर है। मतलब क्या इसका वैल्यू होगा मार्केट में। और मुझे लगता है जैसे ही मार्केट सुधरेगा ये एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। हमने 50% एग्जिट भी करवाए थे आरएसआई देख के, 198 के आसपास चैनल पे डाला था कि हम हटा रहे हैं 50% और 50% हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं एज इट इज। बाढ़ अगर आती है और भूकंप आता है तो जो साधु संत रहते हैं, अच्छे कर्म जो करते हैं, कई बार वो भी मर जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। तो रोहित के बताए हुए स्टॉक्स ऐसे ही है, ये साधु संत हैं जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं, लेकिन बाढ़ में ये भी कई बार बह जाते हैं 30-40% नीचे। यूडीएस 366 के आसपास की बाइंग थी और 439 का हाई इसने हमें दिखाया। इतना मार्केट में उथल पुथल हुआ, निफ्टी 3000 पॉइंट गिर गया, लेकिन ये शेयर टस से मस नहीं हुआ। आज भी 416 चल रहा है। अपनी कॉस्ट से 20% का जो एक रिटर्न इसने अभी दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये अपना हाई को तोड़ेगा तो और हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस पे मैं एक बार आपसे प्रश्न करूंगा। इतनी उथल पुथल पिछले 2 महीने से चल रही है, राइट, और यूडीएस डटा हुआ है। जी हाँ। फाइनली क्या मतलब है इसका आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल के लिए? देखिए पिछले कई लाइव्स में भी मैंने कहा कि मार्केट गिरते जा रहा है, मार्केट इस हफ्ते भी गिरा है, मार्केट इस हफ्ते भी गिरा है, लेकिन यूडीएस अपने सारे सपोर्ट से वापस से बाउंस बैक करता है और बाउंस बैक ऐसा देता है कि एक नया हाई बनाता है, फिर वहां से इन्वेस्टर को ऐसा सोचने में लाता है कि ये बहुत गिर चुका है, अब तो हटा देना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा आप बने रहिए। 439 से 385 आया ये मार्केट गिरने की वजह से, लेकिन अगर आपको इस पे भरोसा है, कन्विक्शन है, तो आप बने रहे होंगे। इसलिए आज ये 416 चल रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही 440 को तोड़ के ये हमें नया हाई दिखाया। हमने हमारे पुराने एक संडे लाइव में बिहेवियर के ऊपर बहुत लंबी चर्चा की थी, स्टॉक्स जरूरी है। और यहाँ उस समय शायद आपको याद होगा यूडीएस का बिहेवियर भी हमने किया था कि घर के अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है। यूडीएस का स्वभाव ऐसा है, ये डटे रहता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा काम करता है। और आने वाले समय में जब मार्केट बुलिश होगा तो यूडीएस बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इंडो अमाइंस 163 के आसपास की बाइंग थी हमारी और 248 का हाई दिखाया, 52% रिटर्न दिया हमें। 50% हमने 245 पे एग्जिट किए और हमने ये स्टोरी के थ्रू डाला भी हमारे चैनल पे कि हम एग्जिट कर रहे हैं 245 के आसपास। बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी किया।
50% हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 164 चल रहा है अभी, हमारे कॉस्ट से 1 रुपये ऊपर है, लेकिन इसको मैं होल्ड करूंगा, अभी भी होल्ड करूंगा। और 160 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर अनदर 3 मंथ्स। एनी फ्रेश बाइंग? फ्रेश बाइंग अभी मैं नहीं कहूंगा इसमें, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स जो थे वो एकदम बम्पर नहीं थे, मतलब डिसेंट रिजल्ट्स थे, खराब भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे ज़्यादा, इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें नई बाइंग मत कीजिए। अगर आपके पास पहले से हैं आप होल्ड कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया इंडोमाइंस तो वैसे भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए था और तो दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स हमने रखे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिमाग हमको लगाना नहीं है, प्रॉफिट कमाओ, बाहर निकलो, सीधी सीधी ये देसी भाषा में मैं आपको बात बता रहा हूं, वो आप रखो। और अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो बहुत ज्यादा अगर खराब रिजल्ट्स क्वार्टरली आ जाते हैं या कोई ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कोई न्यूज आती है जैसे कि सैन स्टार में आई कि प्रॉफिट ही 50% सिंक हो गए, तो एकदम से हमको बाहर आना है। ये एक फंडामेंटल चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैनकाइंड ये आपका एक अच्छा फेवरेट स्टॉक है, इसके बारे में बताइए। मैनकाइंड भी पूरे फॉल में गिरा नहीं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था। 2487 पे बताया गया था, 2820 का हाई, मतलब 14% का रिटर्न दिया इसने हमें। अभी चल रहा है 2550 के आसपास, और मुझे लगता है कि 2460 अगर आता है ये, तो नया बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैकफॉस अगेन, लास्ट टू लास्ट लाइव में मैं कह रहा था कि कुछ स्टॉक्स मेरे नेगेटिव में चल रहे हैं, उनमें से मैकफॉस एक था, लेकिन बम्पर रिजल्ट्स इसके आए। 864 से डायरेक्ट 1088, 26% का रिटर्न। और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे कन्वर्ट करूंगा जरूर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर साल 25 से 30 प्रोडक्ट नए बनाता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, और अभी भी अपर सर्किट पे चल रहा है, और इट विल बी अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। रोहित, एक बात मुझे अब जस्ट मेरे दिमाग में भी आई। आपको याद होगा कि सर्वोटेक का हमने पहला वीडियो बनाया था, और हमने स्टॉक्स विद रोहित मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि यस आई कैन सुनील हिरानी मेरा यूट्यूब चैनल था, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अपन हर सप्ताह में जो है एक कंपनी का एनालिसिस डालेंगे जी। यहीं से ये कहानी शुरू हुई। लेकिन संडे लाइव ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे दर्शकों ने इतना जबरदस्त हमें रिस्पांस दिया कि हम वो बेसिक चीज जहां से शुरू किए थे वो भूल गए पीछे। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि क्या हमें, जैसे मैकफॉस के ऊपर आप एक बार कंसंट्रेशन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, या ऐसी कुछ कंपनियां आपके ध्यान में आएंगी। अभी कई कंपनियों के आईपीओ आए, जैसे C2C का आपका बहुत अच्छा आपने एनालिसिस करके वीडियो में दिया था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय आप मेरे YouTube चैनल के लिए निकालिए, और अब तो आपका भी YouTube चैनल है स्टॉक्स विद रोहित, और हम हर सप्ताह, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 कंपनीज के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, भले हम उसमें सजेस्ट ना करें कि इसमें खरीदो या बेचो, लेकिन कंपनी के बारे में देखिए, आप और हम देख करके, पढ़ करके, समय निकाल करके समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छा वीडियो बनाए किसी कंपनी का, जैसे मैकफॉस ही है, उसके बारे में डिटेल 10-15 मिनट, 20 मिनट का अगर वीडियो बन जाएगा तो पूरे फंडामेंटल्स उसमें आ जाएंगे। पूरे टेक्निकल्स की हम बात पिछले 6 महीने की कर सकते हैं, पिछले 1 साल 2 साल में क्या स्टॉक का मूवमेंट हुआ है, और फंडामेंटल्स किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं या खराब हुए हैं या वहीं के वहीं हैं, उसकी वजह से क्या स्टॉक में फर्क पड़ा है, ये सब हम चर्चा कर सकते हैं। जिससे हमारे दर्शकों को वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, और वो फंडामेंटल्स ये समझेंगे कि फंडामेंटल्स के ऊपर क्या देखना है, क्या चीजें समझना है, वो सुनकर के समझ सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 1 या 2 वीडियो जरूर बनाने के लिए समय दें, जिससे कि हम इन कंपनीज का एनालिसिस वापस से शुरू कर सकें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही आपका फेवरेट शेयर है सरस्वती साड़ी, SSDL। और SSDL में बहुत लोगों के पैसे इन्वेस्टेड हैं, और मैं अभी टमाटर लाया जी, सस्ते टमाटर मिले तो मैं 2 किलो ले आया, उसमें आधा किलो खराब निकल गए। अच्छा तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें कोई चीज अच्छी दिखती है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यार हमने इसे क्यों खरीद लिया। आज आपकी स्थिति में समझ रहा हूं
कि सरस्वती साड़ी के बारे में आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन रोहित का सोचना ऐसा नहीं है, क्यों? ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम सभी को लगता है कि वी आर ऑल ट्रैप्ड, बट 156 से 120 का लेवल जो आया है, मतलब 22% का जो फॉल हमें दिखा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं कहूँगा फंडामेंटल्स में कोई कमी है तो जी नहीं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई कमी है तो जी नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कोई कमी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, पैट्स इंप्रूव हुए हैं, सेल्स इंप्रूव हुई है, सब कुछ इंप्रूव हुआ है। क्या कंपनी के पास बहुत डेट है, लोन है कंपनी के ऊपर? जी नहीं, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है टोटली इसी क्वार्टर में। ये पर्टिकुलर कंपनी फॉल हुई है FII सेलिंग की वजह से और DII सेलिंग की वजह से, और स्मॉल कैप में जो फॉल आया उसकी वजह से ये कंपनी पर्टिकुलरली फॉल हुई है। और मैं कहूँगा कि ये जो पीरियड है इस कंपनी के लिए, ये टोटली सेंटीमेंट बेस्ड पीरियड है और इसीलिए बायर्स एंटर होते हुए नहीं दिख रहे हैं हमें। मैं कहूँगा इसमें आप 6 मंथ्स और होल्ड कीजिए, मैं भी इसे 6 मंथ्स और होल्ड करूँगा। फिर भी हमें ये वापस से मोमेंटम नहीं देती है, देन वी विल एग्जिट, बिकॉज दिस वाज अ शॉर्ट टर्म स्टॉक फॉर अस। SBFC 88 पे बताया गया था, 105 का हाई दिखाया हमको, सेम डे 20% रिटर्न दिया। आज 85 के आसपास खड़ा हुआ है, 3 रुपए डाउन है। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, मूव कर ज्यादा नहीं करता है, लेकिन आप समझिए इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी 84-85 के पास चल रहा है। बाकी स्टॉक 40-40, 50-50% गिर चुके हैं। इसे आप प्रॉपर्ली होल्ड कीजिए, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। और SBFC के बारे में रोहित बहुत आशान्वित हैं और आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिल सकता है। आज हम केवल इतने ही स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन हम क्लोज करेंगे रत्नवीर से। दोस्तों, रत्नवीर ने जैसा नाम वैसा काम पिछले सप्ताह में किया है और इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी हमने लास्ट वीक में डाला है रत्नवीर के बारे में, यस आई कैन सुनील हिरानी चैनल पर और स्टॉक्स विद रोहित इस चैनल पर। इन दोनों YouTube चैनल्स में आप जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम रत्नवीर पर बात करके स्टॉक्स के जो हमने एनालिसिस है उसके ऊपर हम बात खत्म करेंगे। लेकिन ADF फूड्स है, पिक्स ट्रांसमिशन है, एफएल इंडिया है, PGIL है, BASF है, एप्टस है और भी जो शेयर्स की बात हमने पिछले 2 महीने में की है, 2-3 महीनों में, उसके बारे में हम आपको अगले सप्ताह फिर बताएंगे। इसके आगे रत्नवीर से बात करके हम आज बात खत्म करेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया है कि आज के शो के अंत में हम आपको वो कुछ 5-7 शेयर्स जरूर बताएंगे जो इस गिरते मार्केट में भी आपके लिए एक सहारा बन सकते हैं। रत्नवीर लगभग 195 के आसपास हमने बताया था और प्रॉपर वहीं से जो पूरी कहानी हुई 225 तक गया। सेबी का जो रिस्ट्रिक्शन वो तो सबको याद हो गया है। 192 ने आप बताया, 225 पे वो लगा और फिर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। उसके बाद कई लोगों ने 218 पे आपने मना किया था खरीदने के लिए, उनने मेरे को भी याद हो गई। अब क्या है? अब 30% हम एग्जिट कर चुके हैं, 70% को और 3 महीने होल्ड करना है और फिर हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कि इसे एग्जिट करेंगे या होल्ड करेंगे। अभी भी आपके लिए रत्नवीर एक वीर है। जी हाँ, राइट। तो आज हम केवल इतने ही स्टॉक्स की बात करेंगे और अब हम आपको बताएंगे वो शेयर्स जिनके बारे में रोहित बहुत ही श्योर हैं। उनके कुछ स्टॉक्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो आइए अब हम उन 5 शेयर्स की बात करते हैं जिसके बारे में प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। आज हमने जो हमारे 35-40 शेयर्स हैं उसमें केवल 20 या 21 शेयर्स आज हमने डिस्कस किए। बाकी बचे हुए 15-20 स्टॉक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीक में एनालिसिस में बात करेंगे। अब अंत में आपको वो 5 शेयर्स जिनके बारे में रोहित बहुत कॉन्फिडेंट है इस गिरते हुए मार्केट में भी। जी हाँ, पहला शेयर है कैम्स अभी चल रहा है 44.29 के आसपास। बहुत अच्छा शेयर है, मोनोपोली एंजॉय करता है। दूसरा शेयर है LTIM, ये हमने आपको 5950 के आसपास बताया था, अभी चल रहा है 6250। बहुत अच्छा मोमेंटम इसने हमें फ्राइडे को दिखाया
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मोमेंटम दिखा सकता है। तीसरा शेयर है किर्लोस्कर न्यूमेटिक, जो हमने आपको 1510 के आसपास बताया था और 1620 का हाई इसने 2 से 3 दिन में लगा दिया था। अभी चल रहा है 1570 के आसपास। मुझे लगता है कि 1550 के आसपास एक बेस्ट बाइंग होनी चाहिए। चौथा शेयर है AIIL, जो हमने आपको लगभग 1645 के आसपास बताया था। अभी चल रहा है 1560, मतलब गिरा हुआ है 7%। लेकिन ये अगर आपको 1506 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाय। थोड़ा सताता जरूर है ये शेयर, क्योंकि मार्केट गिरा है तो ये भी गिरेगा। अच्छे बच्चे सताते हैं। बिल्कुल सताता है। जब इसने हमें 900 के आसपास ब्रेकआउट दिया था तो पहले ये नीचे आया था, इसने अपना स्टॉप लॉस भी हिट किया था, लेकिन वापस से जो रैली दिखाई, तो भरोसा रखिए इस पे, होल्ड कीजिए प्रॉम्प्टली। और मुझे लगता है 1506 वुड बी अ बेस्ट बाइंग प्राइस फॉर दिस शेयर, अगर आपने अभी तक के नहीं लिया और अभी तक ले चुके हैं तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। और लास्ट शेयर है और बेस्ट शेयर है BSC, जो कि 5000 के ऊपर बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपना हाई को तोड़ेगा और 6000 के टारगेट मुझे क्लियर दिखते हैं BSC। तो ये पांचों रोहित लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं। जी हाँ, लॉन्ग टर्म शेयर, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें हम रील्स जो वीडियोस हैं, हम कंप्लीट वीडियो BSE का बन चुका है, कंप्लीट वीडियो BSC का बन चुका है। बाकी के 4 के भी हम बना रहे हैं। का भी कंप्लीट वीडियो हम, तो हम जो बाकी 3 कंपनियां हैं आने वाले समय में दोस्तों, ये जो 3 कंपनियां हैं इनके भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इनके कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना करके YouTube चैनल पे दें, और हम इसके बारे में जरूर एक रील बना करके आपको इन्फॉर्म भी करेंगे इंस्टाग्राम पे। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा आपका नजदीकी इन्वेस्टर है जी, जिसने पिछले 3-4 महीनों में, जब से हमने ये शो शुरू किया है, कोई आपसे जुड़ा हो, व्यक्तिगत आपका मित्र हो या परिवार का कोई व्यक्ति हो, जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो आपके इन शेयर्स में, राइट, और उसको रिजल्ट्स कैसे आए, कितने आए, जिसने आपकी हर बात पर कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, राइट, और यहां इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसको कितना रिटर्न मिला? अगर आप, मतलब इट्स टोटली अ पर्सनल क्वेश्चन, आप नाम भले ही डिस्क्लोज मत कीजिए। जी जी जी। तो क्या ऐसा कोई आपने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आए? जी हाँ, लर्निंग ग्रुप में ऐसे 4 से 5 लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनने हर एक एडवाइस पे मेरी काम किया। और जैसे कि यहाँ मैं देख सकता हूँ, आपको मैंने हर इस पे बताया भी, किसी ने हमें 80%, 20%, 50%, 120% और 15%, 62%, 5% लॉस दिया, 92%, 46%, 43%, 17% लॉस दिया, 35%, 46%, 30%, 20%, 52%, 14%, 26%, 22% लॉस ये SSDL में हुआ, 20%। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें 20, 40, 60, 50, कहीं मतलब हमको 50% से ऊपर प्रॉफिट भी हुआ, कहीं 20% से ज्यादा लॉस भी हुआ। राइट। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सिंपल एक सेंटेंस में कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया पिछले 3-4 महीनों में, और कितना पैसा उसने कमाया या नुकसान हुआ, जो भी हुआ। 3 से 4 महीने का अगर हम अप्रॉक्स रिटर्न निकालेंगे तो 25% से 30% के बीच में रिटर्न निकलेगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो आज खड़ा हुआ है वो आगे आने वाले बुलिश मार्केट में कहीं ना कहीं लाभ में जाएगा। बिल्कुल, ये आपकी स्थिति है। हाँ। तो दोस्तों, आज हमने ये सब चर्चाएं की, किस तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट्स काम करते हैं, एक अच्छी न्यूज स्टॉक मार्केट को किस तरीके से ऊपर लेकर के जाती है, एक खराब न्यूज किस तरीके से मार्केट को नीचे गिराती है, और किस तरीके से मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, बुल्स और बियर्स हैं, वो शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से किस तरीके से मार्केट को अपने कंट्रोल में लेते हैं, और आप सभी के इन्वेस्टर्स, आप सभी के जो नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट की इन चालाकियों को नहीं समझते हैं और नुकसान सहते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स विद रोहित में लगातार प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय में आप इन सब चालाकियों को भी समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, कहां हमें एंटर करना चाहिए,
कहां हमें एग्जिट करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, सपोर्ट लेवल पे आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना है, कौन सा स्टॉक कंसोलिडेशन में है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, कब ब्रेकडाउन प्रारंभ हो रहा है, ब्रेकआउट में आपको क्या करना है, ब्रेकडाउन में आपको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो को आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, एक शेयर में कितना अधिकतम आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक सेक्टर में आपको अधिकतम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एक इंडेक्स में आपको अधिकतम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। ये अगर आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी होंगे, अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं और आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहेगा। लेकिन इसके लिए आप देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।